मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। दोस्तों, स्वागत है आपका 1000 MCQ की सीरीज़ में और यह इसका 13वां सेशन है। और आज हम बात करेंगे मुग़ल वंश की। इससे पहले दिल्ली सल्तनत को कवर किया है और दिल्ली सल्तनत के बाद शुरुआत होती है मुग़ल वंश की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो 1526 ईस्वी को हुआ था, उस युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जब युद्ध होता है तो बाबर युद्ध में परास्त करके किस वंश की स्थापना कर देता है? मुगल वंश की स्थापना कर देता है। तो जानते हैं मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश की कैसे शुरुआत होती है। ठीक है, मुगल वंश के बारे में कहा जाता है, अगर मुगलों को भारत में ना बुलाया जाता तो भारत की स्थिति तथा दशा कुछ और ही होती। वहीं नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो कुछ मुगल वंश ने धरोहरों के रूप में अलग अलग इमारतों को भी भारत को दिया है। तो दोनों ही तथ्य शामिल हैं। ठीक है, अगर हम एक साइड को देखेंगे तो बहुत गलत चीज़ें होंगी, लेकिन दोनों ही नज़रिए से देखा जाए तो मुगलों का योगदान भी है तथा कुछ नुकसान भी हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं मुगल साम्राज्य की ओर, बात करते हैं मुगल साम्राज्य के क्रम की। तो मुगल साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था 1526 से 1707 ईस्वी तक इसका शासन पीरियड रहता है। ठीक है, इसको हम दो भागों में बढ़ते हैं। ठीक है, एक उद्भव मुगल साम्राज्य और एक पतन का मुगल साम्राज्य। जो पतन का मुगल साम्राज्य है वो 1707 के बाद का है। ठीक है, ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो 1526 से 1707 के बीच में बनते हैं, जिसमें कुछ महान मुगल सम्राट हुए, जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब का नाम बेशुमार शामिल किया जाता है। तो इसका देखते हैं। संस्थापक की बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। अगर मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो बाबर इसकी स्थापना करता है 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ज़्यादा टाइम पीरियड तक नहीं रहता है बाबर। बाबर का जो शासन काल है वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद उसका पुत्र। मुगल साम्राज्य की अगर व्यवस्था देखी जाए तो पद, ठीक है, पद को महत्व दिया गया है। पद का मतलब ये है कि पद पातशाही जो व्यवस्था है मुगल साम्राज्य में देखी जाती है, पादशाही। ठीक है, पातशाही का मतलब यहाँ इतना सा है कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, मतलब पद को क्या कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है। तो उसी क्रम में जो जितने भी राजा लिखे हुए हैं वो सभी एक दूसरे के क्या हैं, क्रम में बेटे हैं। ठीक है, जैसे बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो बात करते हैं हुमायूं की। 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक हुमायूं का शासन रहता है। और हुमायूं ऐसा पहला शासक रहा है जो भाइयों को भी बराबर दर्जा देता था। ठीक है, उसके बाद महान सम्राट अकबर आते हैं। ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का टाइम पीरियड आता है 1605 से 1627 ईस्वी। और शाहजहां का जो टाइम पीरियड है 1627 से 1657 ईस्वी। जो सबसे क्रूर अगर किसी शासक को माना जाता है तो वो औरंगजेब माना जाता है। तथा औरंगजेब के पतन के बाद ही मुगल साम्राज्य का क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, फॉल हो जाता है। या फिर हम कहें कि असली ताकत मुगल साम्राज्य की समाप्त हो जाती है औरंगजेब के जाते ही। तो औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है 1658 से 1707 ईस्वी। और 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य डाउनफॉल हो जाता है और अंग्रेजों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाबर सर्वप्रथम कहाँ की गद्दी पर बैठा? आपको ये बताना है कि बाबर सर्वप्रथम कहाँ की गद्दी पर बैठा है। मंगोल, फरगान, दिल्ली, पानीपत। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मंगोल जो राज्य है और फरगान, दिल्ली, पानीपत जो राज्य हैं, क्या इनमें से ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली में वो 1526 में आता है, उससे पहले कहीं का शासक तो होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फरगान की गद्दी पर बैठता है। 1494 ईस्वी में गद्दी को संभालता है। ठीक है, 1494 ईस्वी में क्या करता है, बाबर गद्दी को संभालता है और फरगान की गद्दी पर बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर के पिता कौन थे? आपको बताना है बाबर के पिता का नाम, क्योंकि देखिए क्रम में आपने देखा बाबर का पुत्र हुमायूं। ठीक है, तो ऐसे ही बाबर के भी कोई पिता होंगे, उनका नाम पूछा गया है। तो बाबर के अगर पिता की बात की जाए, शेख मिर्जा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा कौन थे, बाबर के पिता थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पहले सिंध प्रांत में फरगान के क्या हुआ करते थे, शासक, जो बाद में गद्दी किसने संभाली, बाबर ने संभाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? ठीक है, अब बादशाह की उपाधि धारण कब की थी ये आपको बताना है। तो समझिए, बादशाह या कोई भी उपाधि, कोई भी राजा या सम्राट कब रखेगा, कब धारण करेगा? पहली बात तो जब वो खुश हो, या उसने किसी साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया हो, या उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो।
तो उसकी मतलब अपनी ताकत को दिखाने के लिए वो क्या कहता है, उपाधियों को धारण करता है। तो उसी क्रम में बादशाह की जो उपाधि थी वो 1507 ईस्वी में, कब, 1507, ऑप्शन नंबर बी सही होगा पहले तो, 1507 ईस्वी में। और कब, किस उपलक्ष्य में, काबुल विजय, ठीक है, काबुल विजय, मतलब बाबर ने क्या किया था, काबुल पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, उस कारण 1507 ईस्वी में क्या किया था उसने, बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर ने कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। बात करते हैं कोहिनूर हीरे की। तो आप पूरे इतिहास में अब कोहिनूर हीरे को पढ़ते रहेंगे, कभी कोहिनूर हीरा इसके पास चला गया, कभी दूसरे राजा के पास चला गया, कभी मुगलों के पास, कभी राजपूतों के पास, और अंत में अंग्रेजों के पास। तो ये क्रम पढ़ेंगे कोहिनूर हीरे का, कोहिनूर हीरे ने किस तरीके से यात्रा की है। कोहिनूर हीरे की यात्रा भी काफ़ी दिलचस्प है। वो यात्रा बाद में लंदन में जाके समाप्त हो जाती है, और अभी तक ये एक विवाद का विषय है कि वो भारत का कोहिनूर हीरा था, तो भारत को वापस मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो बाबर ने सर्वप्रथम कोहिनूर का हीरा कहाँ से प्राप्त किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। विक्रमजीत, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, जो ग्वालियर किले के सम्राट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर का प्रमुख निशानेबाज कौन था। बाबर के निशानेबाज को बताना है आपको, कौन निशानेबाज था। उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, मुराद या दोनों। ठीक है, बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है। उस्ताद अली बाबर का निशानेबाज था, बिल्कुल सही बात है। मुस्तफ़ा भी निशानेबाज था, लेकिन मुराद नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पातशाही की स्थापना किसने शुरू की थी। अभी मैंने डिस्कस किया है कि पातशाही व्यवस्था की थी, क्या है पातशाही व्यवस्था और इसने शुरुआत किसने की थी। तो बाबर ने क्या किया था, जो राजा का पद था वो फिक्स कर दिया था, और आने वाली संतानें ही राजा बन पाएंगी। तो वो कौन सा शासक था, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने भाइयों को हिस्सा देने वाला कौन शासक था। अपने भाइयों को हिस्सा देने वाला कौन शासक था, हुमायूं था। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो हुमायूं है, हुमायूं अपने भाइयों को बराबर हिस्सा देता है। ठीक है, बराबर हिस्से में, इसके पहले तो 4 भाई थे, जो कुल 4 भाई थे तथा एक सौतेला भाई था, उसको भी वो क्या करता है, हिस्से में बराबर का हिस्सा देता है, जिससे कि उत्तराधिकारी युद्ध ना हो, आपस में क्या हो, एकजुटता रहे और इनका जो साम्राज्य है वो आगे बढ़ता रहे। तो 1530 ईस्वी में मृत्यु के बाद, ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाती है, और बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पे बैठता है। तो हुमायूं का जो शासन पीरियड है 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, यह टाइम पीरियड रहेगा 1530 से 1556। अब भाइयों की बात कर लेते हैं, जो भाई हैं इसके, सबसे पहले वाले भाई की बात की जाए तो कामरान। ठीक है, कामरान जो भाई है उसको 2 प्रांत दिए जाते हैं, जिसमें काबुल और कांधार। ठीक है, कौन कौन से प्रांत मिलते हैं कामरान को, काबुल और कांधार। उसके बाद बात करते हैं भाई की, अस्करी। ठीक है, दूसरा जो भाई था इसका वो क्या था, अस्करी, उसको क्या मिलता है, संभल। कौन सा राज्य मिलता है, संभल। तीसरा जो इसका भाई था, हिंदाल। ठीक है, तीसरा भाई कौन था, हिंदाल। हिंदाल को भी 2 राज्य दिए जाते हैं, अलवर तथा मेवाड़। ठीक है, और जो आखिरी चचेरा भाई था, ये यहाँ पे आप ध्यान रखना, ये चचेरा भाई है। ठीक है, चचेरे भाई का नाम क्या था, सुलेमान, और सुलेमान को क्या दिया जाता है, बत्स खां। ठीक है, बत्स खां दिया जाता है। तो 4 भाई और चारों को बराबर का हिस्सा, और जो बाकी जो केंद्र दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली जो महल था वो किसके अंडर में रहता है, हुमायूं के अंडर में रहता है। काबुल कांधार को कौन संभालेगा, कामरान। अस्करी को संभल दिया गया। हिंदाल अलवर और मेवाड़ मतलब राजस्थान के इलाके को संभालेगा। तो वही सुलेमान को बत्स खां जगह दी जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीनपना नामक नगर की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है दीनपना नामक नगर की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1530 ईस्वी में, 1533 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में या 1531 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में दीनपना नामक नगर की स्थापना, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि कौन करता है। ठीक है, हुमायूं इसका स्थापना करता है। दूसरी बात,
हुमायूं की मृत्यु भी कहाँ पे होती है? दीन पनाह में ही इसकी मृत्यु होती है। मृत्यु का कारण भी पूछ लिया जाता है, सीढ़ियों से गिरकर। ठीक है, सीढ़ियों से गिरकर क्या होती है? इसकी मृत्यु होती है। और हुमायूं का ही पुत्र कौन है? अकबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी राइटर हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, उन सभी को आपको क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है। बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, जिससे आप एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें। और जितने भी राइटर हैं उनकी रचनाएं उनको एकदम से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन नंबर रहेगा, गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम ने क्या किया है? हुमायूं नामा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं ने नहीं लड़ा? ठीक है, तो हुमायूं के युद्धों के बारे में ब्यौरा पता होना चाहिए कि हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं तथा कब वो युद्ध लड़े हैं तथा किसके विरुद्ध। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले बात करते हैं देवरा के युद्ध की। तो देवरा का जो युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ है और कौन कौन इस शासक में कौन विजय रहा, कब हुआ था? सबसे पहले बात करते हैं देवरा के युद्ध की। तो 1531 ईस्वी में क्या होता है? यह युद्ध होता है, और हुमायूं वर्सेस महमूद लोदी। ठीक है, और इसमें महमूद लोदी क्या रहता है? विजय रहता है। ठीक है, उसके बाद चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। ठीक है, 1539 ईस्वी में होता है। हुमायूं के वर्सेस किसके साथ होता है? शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी इस युद्ध में क्या रहता है? विजय रहता है। और उसके बाद 1540 ईस्वी में पुनः हुमायूं क्या करता है? वापसी करता है और फिर दोबारा से किसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है? शेर शाह सूरी के। लेकिन शेर शाह सूरी बहुत ताकतवर योद्धा था, और इस युद्ध में भी क्या करता है? वो बाबर को हरा देता है। ठीक, हुमायूं को हरा देता है। ठीक है, हुमायूं को हराने के बाद बिलग्राम के युद्ध को भी कौन जीत लेता है? शेर शाह सूरी जीत लेता है। लेकिन चंदेरी का युद्ध, चंदेरी के अगर युद्ध की बात की जाए तो यह हुमायूं के पिता बाबर द्वारा लड़ा गया था। वो किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, चंदेरी का युद्ध मेदनी राय वर्सेस बाबर। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मेदनी राय वर्सेस बाबर। कौन विजयी हुआ था? बाबर इस युद्ध का क्या हुआ था? विजेता हुआ था। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं ये युद्ध। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये डी जो युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है, वो किसके द्वारा लड़ा गया है? बाबर द्वारा लड़ा गया है, मेदनी राय के विरुद्ध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? अभी मैंने बताया कि सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई है। तो हुमायूं की मृत्यु क्या हुई है? सीढ़ियों से गिरकर हुई है। कहाँ पे हुई थी? दीनपना में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी मृत्यु इसकी? 1556 ईस्वी में। मृत्यु की अगर आपको डेट लिखनी है तो आप डेट देख सकते हैं। 1556 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु। ठीक है, कहाँ पे? दीनपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, ये खानवा का युद्ध, अब आप बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए युद्धों के क्रम की, तो युद्धों का जो क्रम है, ठीक है, बाबर के युद्धों के अगर क्रम को हम एक बार नज़र डाल लें कि बाबर के जो युद्ध हैं वो किस प्रकार से हुए हैं। ठीक है, बाबर ने अपने जीवन में कुल 4 युद्ध लड़े और चारों युद्धों में उसने विजय प्राप्त की है। ठीक है, तो अगर युद्धों की बात की जाती है, सबसे पहले उसने युद्ध जो लड़ा है 1526 ईस्वी में, आप सभी भली भांति जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत प्रथम। ठीक है, पानीपत प्रथम 1526 ईस्वी में। और कौन विजय रहता है? बाबर विजय रहता है। ये तो अब नो डाउट चारों ही युद्ध कौन जीतता है? बाबर जीतता है। किसके विरुद्ध हुआ था? वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगर युद्ध की बात करते हैं, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध होता है? राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा। इसमें भी कौन विजयी रहता है? बाबर विजयी रहता है। नेक्स्ट युद्ध की बात करते हैं, और लगातार वर्षों में इसने युद्ध किया है। ठीक है, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध किसके विरुद्ध होता है? अभी मैंने डिस्कस किया, मेदनी राय के विरुद्ध होता है। ठीक है, इसमें भी कौन रहता है विजेता?
बाबर ही विजेता रहता है। नेक्स्ट युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, ठीक है, कहाँ का युद्ध? घाघरा का युद्ध वर्सेस अफगान, ठीक है। अफगानों के विरुद्ध क्या रहता है? युद्ध होता है, और इस युद्ध में भी विजय कौन रहता है? बाबर ही विजेता घोषित होता है, ठीक है। तो ये 4 युद्ध है। तो खानवा का युद्ध आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1527 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? अब बाबर की बात कर रहे हैं कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर बाबर की बात की जाए, तो बाबर को अगर दफनाने की बात आती है, तो आराम बाग में क्या हुआ था? इसको दफनाया गया था। बाद में, ठीक है, आराम बाग में दफनाए जाने के बाद इसको कहाँ ले जाया गया था? काबुल, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दिया गया था काबुल। क्योंकि बाबरनामा में ये जिक्र मिलता है कि बाबर की जो इच्छा थी कि वो उसके शव को कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए। वहीं बाबरनामा की बात करें तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम क्या करता है? इसके फारसी अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। हुमायूं का मकबरा, जितने भी मुगल सम्राट हुए उनके मकबरे आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेहरा के किले को किसने जीता? ठीक है, बेहरा के किले की बात हो रही है। बेहरा के किले को किसने जीता है? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं या अकबर, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइए कौन सा इसका विजेता है। बेहरा के किले को किसने जीता था? तो अगर बेहरा के किले की बात की जाए तो बाबर ने क्या किया था? बेहरा के किले को जीता था, ठीक है। कब जीता था? 1519 ईस्वी में, ठीक। तो ये कुछ मुगल साम्राज्य के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तथा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में और भी हमें मोटिवेशन मिलता रहे। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमें उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और हम इन वीडियोज़ की सीरीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, तथा आपको और ज़्यादा वीडियोज़ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।